गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th की सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन के मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन आगे कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन करवाए थे, उनके आगे हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम परसेंट 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये बताएं स्ट्रेंथ कहलाती है। क्या कि 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है, उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होगी? डेफिनेशन फार्मूले से, इसका फार्मूला क्या रहा है? डेफिनेशन से आ रहा है मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नीचे क्या है 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसकी यूनिट बताएं तो यूनिट बताइए, यूनिट होगी ग्राम पर लीटर, क्योंकि ऊपर है मास जो कि ग्राम में है और नीचे है वॉल्यूम जो कि लीटर में है, तो होगी ग्राम पर लीटर। इसे नेक्स्ट क्या है? इसे नेक्स्ट है भाई पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट में पीपीएम बोलते हैं। पीपीएम कहाँ यूज होता है? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, यानी कि दिस मेथड यूज्ड व्हेन द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। फॉर एग्जांपल हमें पॉल्यूशन लेवल बताना है। पॉल्यूशन लेवल जो है, मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट है एक पॉल्यूटेंट के रूप में, तो सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हम पीपीएम में बताएंगे। पीपीएम का मतलब होता है कि भाई 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट्स में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये बताना पीपीएम कहलाता है। तो पीपीएम की सिंपल सी फार्मूला क्या हो गया, यहाँ से बताइए। ऊपर दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और कितने मिलियन, कितने पार्ट्स में है 1 मिलियन पार्ट्स में, प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी इसकी। इसे नेक्स्ट आता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होती है? नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, जल्दी से बताइए। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी डिनोटेड बाय n, नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent of solute dissolved per liter of the solution, dissolved per liter of solution is called normality। यानी कि सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में कितना प्रेजेंट है। अब 1 लीटर में आइए ग्राम इक्विवेलेंट, तो फार्मूला बताइए। यहाँ से क्या हो गया सिंपल सा, ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे दे रखा है डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, कई बार ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दिया होता सॉल्यूट का, तो हमें बनाना पड़ेगा। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन मास, यानी कि मास इन ग्राम, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इधर नीचे वाले टर्म वॉल्यूम एज इट इज। और यदि ये मिलीलीटर में है तो इसको लीटर बनाएंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, वही 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसा कि मोलरिटी और मोलरिटी में बताया था। मोलरिटी में ग्राम आया था, तो 1000 किस लिए यूज हुआ? इस मिलीलीटर का लीटर बनाने के लिए।
अच्छा, फिर बात आगे आती है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मास का फिर से फार्मूला लगाएंगे। ऊपर वाली टर्म एज इट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, अब इक्विवेलेंट मास के लिए क्या यूज करेंगे हम, मोलर मास अपॉन एसिडिटी या बेसिसिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी, ये होता है इक्विवेलेंट मास का फार्मूला। क्या, उस सब्सटेंस का मोलर मास, और बेस है तो एसिडिटी अपॉन में आएगी, और एसिड है तो बेसिसिटी, और नीचे क्या है, वॉल्यूम इन ml, और ml में है तो भाई ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब बात आती है कि जी एसिडिटी या बेसिसिटी क्या होती है। तो यहाँ से समझ लेते हैं एसिडिटी क्या होता है। एसिडिटी, एसिडिटी बेस की मिलेगी और बेसिसिटी किसी एसिड की मिलेगी। तो एसिडिटी बेस की मिलेगी, और बेस में क्या होता है, OH आयन। तो OH आयन जो रिप्लेसेबल है या डिस्प्लेसेबल है, किसमें, इन द बेस, इन द बेस इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। बेस की क्या मिलेगी, एसिडिटी। बेस की एसिडिटी का क्या मतलब होता है, उसमें डिस्प्लेसेबल, उसमें रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस कितने। फॉर एग्जांपल NaOH, आप सभी देख पा रहे हो कितने OH आयन है इसमें, 1, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, 1। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कितने OH आयंस हैं, 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 2। चलो, अब बेसिसिटी की बात और कर लेते हैं। बेसिसिटी क्या होता है, यदि आप एसिडिटी अच्छी तरह से समझे हो तो बेसिसिटी बता ही दोगे। बेसिसिटी होती है एसिड की। एसिड्स में क्या होता है, H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव कितने डिस्प्लेसेबल हैं, कितने डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव हैं इन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। फॉर एग्जांपल बड़ा ही सिंपल सा, बहुत HCl, इसमें बताइए कितने H हैं, 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1, क्योंकि एसिड्स की क्या होती है, बेसिसिटी। H2SO4, H2SO4 में कितने डिस्प्लेसेबल OH आयंस हैं, 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2। ठीक है, तो एसिडिटी का मतलब होता है OH नेगेटिव आयन जो बेस में प्रेजेंट है, और बेसिसिटी का मतलब होता है H पॉजिटिव आयन जो कि एक एसिड में प्रेजेंट है। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल और कर लेते हैं कि मैं यदि आपसे पूछूं कि भाई इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 बताइए, मुझे इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करके दिखाइए। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, जैसा कि मैंने यहाँ फार्मूला भी लिखा हुआ है, मोलर मास अपॉन में बेसिसिटी, क्योंकि एसिड है तो उसकी बेसिसिटी मिलेगी। हम बात करें H2SO4 की, तो H2SO4 का मोलर मास कितना हो गया, कैलकुलेट करके बताओ, 98, और इसकी एसिडिटी इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आया, 49। तो ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना आ जाए तो बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास, तो उसका मोलर मास टोटल कितना आ गया, 40 प्लस कुछ भी नहीं, प्लस नहीं आएगा, टोटल 40 हो गया इसका, 23, 16, 1, टोटल जोड़ेंगे 40 आ गया। और इसकी एसिडिटी कितनी है, एसिडिटी का मतलब इसमें OH आयंस कितने हैं, 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, इक्विवेलेंट मास 40। ठीक है भाई, आज के लिए भी इतना ही, थैंक्स अ लॉट।